ऐसा तो नहीं हूं ते इतना भी नहीं, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि अगर हरियाणा के अंदर लड़ाकू शक्ति है, वो हरियाणा का कौन सा खित्ता है जहां से उम्मीद की जा सकती है कि ये हिस्सा हमारे साथ पूर्व तक जाएगा। वो भाई साहब आप लोगों का ये इलाका है जिसमें तो ये बात का मुझे इसलिए अभी नहीं पता चला, इस आंदोलन में नहीं, मैं पहले से जानता हूँ। जब आपके साथ कंडेला में एक बार गोली चली थी, हमने उस समय ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, हम उस समय नहीं आ सके। उस समय आए थे जिस दिन उन शहीदों का भोग का प्रोग्राम था, उसमें हम आपको बीच में आए थे, लेकिन हमें नई ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हमें बोलने का समय तो नहीं मिल सका, लेकिन हम उसमें आए। दूसरा, मेरा जिला भी संगरूर है और ये जींद जो है ये संगरूर का पार्ट रहा हुआ है। इससे भी ज्यादा मुझे मान है कि ये मेरा अपना ही जिला है। और मैं आपका ही हूं। जहां तक बात है इस आंदोलन की, जब हमने इस आंदोलन शुरू किया है तो हमें पहले चंडीगढ़ की एक मीटिंग में बताया गया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा के किसानों से इतनी उम्मीद करें कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़े होकर अपनी पंजाब की तरह वो आंदोलन लड़ लेंगे, ये संभव नहीं होगा। ये हमारा अंदाजा था, अनुमान था। ऐसा हमने सोच लिया कि जिस स्टेट के अंदर दिल्ली वाली सरकार के अंडर कोई सरकार नहीं हुई है, वो हमें दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ टक्कर दिल्ली की बॉर्डर पर लगे कि हरियाणा की बॉर्डरों के ऊपर लग जाए, इस बात का फैसला करना बाकी। लेकिन जब हम पहले दिन खनौरी बॉर्डर के ऊपर आए तो हरियाणा के एक साथी ने मुझे जाकर बोला कि प्रधान जी, यहाँ से थोड़ी सी दूर मेरे 10 किले कणक के हैं, गेहूं को बोलते हैं आप, वो भी पैदा भी नहीं हुआ, जन्मे नहीं, उसमें आप टेंट लगा सकते हैं, हम कोई भी उपजाना नहीं देंगे। मैं साथियों से बोला कि हमारे अनुमान जो है उल्टा पड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। हरियाणा के लोगों की नसों के अंदर खून भी तो पंजाब के पानी वाला खून ही है, पीछे हटने वाले नहीं है। आप देखें, मेरा अपना अनुमान था, हमारी टीम का अनुमान था कि जब हमारे काफिले हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा सीख पर खड़ा हो जाएगा, सीख पर खड़ा हो। मुझे फक्र है, आप लोगों के तो फक्र है भाई साहब, जब हरियाणा की धरती के अंदर पैर रख के हमने मार्च किया तो जो कुछ आपने दिया हमें, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे, उसकी कीमत अदा भी नहीं कर सकते। सब कुछ उल्टा पड़ गया, सोचते कुछ से बढ़ गया कुछ। जहां पर हमने मोर्चा लगाया
एक साथी से पूछा इस इलाके का हाल चाल क्या है। उस साथी पढ़ा लिखा साथी था, उसने आकर हमें बताया कि ये जादवों का एरिया है, अहीरों का, और ये बीजेपी का गढ़ है, जहां से इतना ज्यादा समर्थन आपको नहीं मिलेगा। ये बात हमें 28 तारीख को रात को मिल गई बात, ये हमारे पास बात आ 28 की रात को ही हमने फैसला कर लिया कि इन आसपास के गांव में 1000 ट्रैक्टर के साथ साथियों को भेजो और इन गांवों में 3 दिन तक मार्च करो। देखते हैं समर्थन मिलता है कि नहीं, देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। 29 तारीख को सवेरे 900 ट्रैक्टरों का काफिला 3 दिन तक गांव में घूमता रहा और हमें लोगों ने हमारे ऊपर फूल बरसाए। जहां पर ये कहा जाता था कि जादवों का इलाका है, हीरो का इलाका है, बीजेपी का गढ़ है, समर्थन नहीं मिलेगा, वहां से हमें लोग पूछने आए कि दूध गाय का चाहिए कि भाई साहब भैंस का पीजिए। अरे भाई, आप दूध क्या पिलाते हैं वो तो दूर की बात। अरे जब आपने हमें कह ही दिया तो हम तो पी लिया और हम तो गद हो गए। आंदोलन जीतते हैं या हारते हैं ये तो भाई साहब पता नहीं, लेकिन हमें जितना कुछ मिल गया मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी हासिल ही नहीं किया। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी पार्टी, दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य उतनी देर हमारे ऊपर होता है जब तक हम सिर जोड़ कर नहीं बैठते। जब हम सिर जोड़ के बैठ जाते हैं तो हमारी आंख के अंदर आंख पाकर वो देख नहीं सकता नीचे। साथियों, जो काम आप लोगों ने किया है, जितना संघर्ष 1 साल के अंदर 9 महीने के अंदर आप लोगों ने किया है, आज दुनिया में इस बात की बात चल रही है कि हरियाणा का आंदोलन पंजाब के आंदोलन से आगे बढ़ा। खट्टर तो भाई मोदी का बच्चा है ना। ये खट्टर तो बोलता था कि हम पत्ता नहीं हिलने देंगे 15 अगस्त को। एक कमिश्नर का फोन आया कि 15 अगस्त को कहीं तिरंगे की यात्रा वगैरह का पंगा मत ले लेना भाई। तालिबान से कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ आदमियों का कत्ल कर सकते हैं, वो बचा रख लेना। हमें बताते हैं, धमकाते हमें। अरे वो हमारे हैं, जो काम करके खाता है, जो किर्त करके खाता है, वो कोई भी है, वो किर्तियों को कत्ल नहीं करेगा। वो अपने दुश्मनों के लिए आएगा, तालिबान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, किसी देश का भी हो। और तिरंगा मार्च आपकी जिद इस बात में है कि 7 जिलों में सरकार को हुक्म करना पड़ गया कि इन जिलों में बीजेपी का कोई भी सांसद नहीं जाएगा। ऐसा ही नहीं करना लिखा,
क्यों नहीं जाएगा? ये भी लिखा कि इन जिलों में किसान आंदोलन ज्यादा मजबूत है, इसलिए ही नहीं जाएगा, ऐसा लिखा। तो आपको ये मान महसूस आपको होना चाहिए, और हमें मान है कि ऐसे स्टेटमेंट तो भाई साहब पंजाब में किसी ने दी नहीं। पंजाब से भी बड़ा हुआ आंदोलन के छोटा हुआ भाई आपका, और जिस दिन से लगे हैं आपके लिए बात बोला जाता था कि हरियाणा के लोग आंदोलन लड़ते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, जल्दबाजी में फैसले करते हैं, जल्दी ही कट्टा कट्टी निकाल के मुड़ आते हैं, ऐसे था ना भाई। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप आंदोलन लड़ना भी सीख गए, आपके अंदर मेरी समझ मुताबिक नौजवानों का हिस्सा बहुत ज्यादा है आपके आंदोलनों में, और अच्छी बात यह है कि नौजवान लीडर भी हैं। लेकिन हम इस बात की तलाश में थे कि हमें कोई सुच्चा बर्तन मिल सकता है भाई। अभी ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में सारे भाई झूठे भांडे ही हैं। अभी सुच्चे बर्तन की बात का मतलब क्या है? सुच्चे बर्तन की बात यह है साफ सुथरा हो, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों से अनटच हो। एक मैं आगू का नाम नहीं लूंगा, शुरू में मैं उस साधु से बात करनी चाहिए, 5 मिनट उसके साथ बात किया। मैं अपने साथ के साथी को बोला भी चलो भाई इस खड्ड में चूहा नहीं है, फायदा नहीं बात करने। हमें आपके साथ आंदोलन करने से इस बात का पता चल गया भी हरियाणा में काफी कुछ ऐसा है जैसा सामान हमें चाहिए। हरियाणा में हमारा इंटरेस्ट इस करके है कि हम हरियाणा के बिल्कुल साथ में हैं। इधर 10 कर्मा जाओ तो संगरूर आ जाए। 3 जिलों में हमारा काम भी है हरियाणा के में, अभी नया नया शुरू हुआ है। कैथल में है, फतेहाबाद में शुरू हुआ है, सिरसा में है। काम हमारा ही है, कहां भी करता कौन करता इस बात की बात नहीं है। काम करने का तरीका क्या है, काम करने की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आंदोलन का समक कैसा होना चाहिए, इस बात की अगुवाई करने वाली टीम को जानकारी हो। और जब हम लड़ाई लड़ते हैं हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जिसके साथ हमारी टक्कर है उसका सारे के सारे सोर्सों के ऊपर कब्जा है। कब्जा होने के बावजूद, सारे सोर्स उसके कब्जे होने के बावजूद उसके साथ लड़ाई लड़नी है और उसको हराना है, तो ऐसा कौन सा हथियार है जो उसको हरा सकता है? वो है आप लोगों की शक्ति। दुनिया के इतिहास में आज तक इस शक्ति को कोई जीत नहीं सका। राजों को भागना पड़ जाता है, जनता के आगे उनके हथियार फेल हो जाते हैं। 1945 में अंग्रेजों की गोलियों के कारतूस खत्म हो गए थे।
बम्बे कलकत्ते की गलियों में इतनी लाशें बिछ गई कि अंग्रेजी साम्राज्य के किसी बहुत ही बड़े अधिकारी को बोलना पड़ा कि अभी भारत छोड़ना पड़ेगा। और जे यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली के तख्त में, जे उनकी बात है, उनकी झूठ है, जे उनके कहने पर ही नीति लागू करते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं ये लोग। इनके साथ 542 का बग बैठा हुआ है। आप पूछें इनसे कि 1947 में पॉपुलेशन कितना था, अनाज कितना होता था, आज पॉपुलेशन कितनी है, अनाज कितना हो गया? कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि 35 करोड़ की आबादी को 57 मिलियन टन, 57 मिलियन टन, आप 57 बोलते हैं शायद उसको, इतने टन अनाज होता। देश की आबादी के लिए अनाज की कमी थी। हरी क्रांति के नाम पर अनाज पैदा किया। आज हिंदुस्तान की आबादी 138 करोड़ के लगभग है। 307 मिलियन टन अनाज पैदा होता है। आबादी बढ़ी 3.5 गुना, अनाज बढ़ा 6 गुना। अब पूछना चाहिए भाई, ये मोदी साहब तेरे फूफे ने पैदा किया भाई ये? किसने पैदा कर दिया भाई? हम तो नालायक हैं, हम तो ज्यादा खर्च करते हैं, हम तो शराब पीते हैं, हम मरने परने पर खर्चे करते हैं। आप तो नहीं करते। कितने आपके आगू हम बता दें जिनकी कड़माई में 10 करोड़ रुपया खर्च किया भाई अपने बच्चे में, वो भी गोद लिया वो बच्चा। 10 करोड़ का खर्चा किया कड़माई के ऊपर। चांदी की थालियां दी खाने में और ले जाओ भाई अपने अपने घर को ले जाओ। कड़माई सगाई सगाई, अच्छा चलो कड़माई सगाई ये तो भाई पंजाब का एरिया है, समझ दूंगा। उनके पास पैसा कहां से आ गया भाई? अभी हम लोग इतनी पैदावार करने वाले लोग, मुझे हरियाणा के बारे में पूरा आंकड़ा नहीं मालूम कि हरियाणा के किसानों से कितना कर्जा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों का अगर कर्जे का आंकड़ा लेना हो तो 2 लाख करोड़ रुपया हमारे सिर कर्जा है। 2 लाख करोड़। अनाज ज्यादा कर दिया, कहने लगे भाई चावल ना बीजो, कल गेहूं ना बीजो, पानी खत्म हो रहा है, कंडीशनर लगाने लगे, राज्य को चर्च हो गया और उधर कर्जा सैकड़ों में चला गया। लाखों लोग खुदकुशियां करने लगे। सरकारी खजाने में भी पैसा नहीं है। 12 लाख करोड़ रुपया पूरा भारत के किसानों के सिर कर्जा है। जो ये कानून लागू हुए हैं अपनी मर्जी से नहीं किए कानून। 1991 में देश की ऐसी हालत थी कि देश के पास विदेशी कर्जे का ब्याज उतारने के लिए पैसा नहीं था। विदेशों के कर्जे का ब्याज मोड़ने के लिए भारत को 2 मुल्कों को बैंकों में सोना गहने रखना पड़ा। संसार बैंक ने कंडीशन लगाया
कि अगर कर्जा लेना है तो विश्व पर संस्था की नीति के ऊपर साइन करने होंगे। विश्व पर संस्था की नीतियां क्या बोलती हैं भाई? कोई भी पब्लिक सेक्टर सरकार के हाथ में नहीं होगा। खेती में कोई सब्सिडी नहीं होगी। सारे पब्लिक अदारे कंपनियों के पास होंगे। जितनी आपके देश के अंदर पैदावार होती है उसका 5% अनाज आपको हर हाल लेना होगा, आपको जरूरत है या नहीं है। और खुली मार्केट होगी दुनिया की। 2 किस्म की एग्रीकल्चर होती है भाई साहब। एक विदेशों की विकसित मुल्कों की खेती, एक विकासशील मुल्कों की खेती जिसमें हम लोग आते हैं। हमें खाद की बोरी मिलती है 100 रुपया में। 100 रुपया में कीमत वैसे लगाता हूं। अगर हमें 100 रुपया में खाद की बोरी मिलती है तो अमेरिका में वही बोरी किसान को 20 रुपया में मिलती है। 80% सब्सिडी है, सरकार सब्सिडी देती है। ऐसी सारी मशीनरी के ऊपर भी, कीड़े मार दवाइयां और बीजों के ऊपर भी, तेल के ऊपर भी ऐसा सब्सिडी उनको मिलता है। और वो लोग मार्केट में लेकर आते हैं। आपको याद होगा 1990 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती के खिलाफ आंदोलन हुआ। 17 नौजवानों की गोलियों से हत्या कर दी थी सरकार ने मध्य प्रदेश में। आपने पढ़ा। मैं मध्य प्रदेश में उनके भोगे पर गया। जब स्टेज के ऊपर उन विधवा लड़कियों को सरोपे देने की बात की गई, जब मेरी बारी आई सरोपा डालने की, मेरे सामने 22 साल की लड़की का एक 7 साल का बच्चा उसके साथ। जब मैं उसको सरोपा देने लगा तो सिर से पैर तक मेरे पैरों की मिट्टी। जे हमारे भारत के किसानों ने उनके साथ क्यों किया, भारत की सरकार ने उनके साथ क्यों किया कि उनका सोयाबीन का रेट पिछले साल जो बिकी थी उससे आधा मिला। कारण ये हुआ कि दुनिया की मार्केट के अंदर अमेरिका की सोयाबीन इतनी सस्ती हुई कि उसके मुताबिक उनका रेट उनको आधा करना। अभी सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर 80% सब्सिडी है। उनकी सब्सिडी होने के पास के अमेरिका के किसान खुशहाल हो गए। इतनी सब्सिडी होने के बाद भी अमेरिका के बड़ा हिस्सा कर्जई हैं किसान और जमीना बेच के बेचे। और जिस रीति ने मैक्सिको और अमेरिका के किसानों को कंगाल कर दिया, वही नीति, वही कानून, वही पॉलिसी हमारे देश के लोगों के ऊपर लागू करने जा रहे। कोई जवाब है इस बात का? खुली मार्केट किसने मांगा था? हमारी तो मांगी नहीं। कंट्रैक्ट फार्मिंग किसने मांगा है? हमारी तो मांगी नहीं। जरूरी वस्तुएं स्टोर करने की किसकी मांग थी भाई? हमारी तो मांग है नहीं सकती। जे अडानी अवानी के फायदे के लिए तुम फैसले करता है,
2014 में सत्ता से अप्राप्त करने के बाद मोदी ने अडानी को दालों का कॉन्ट्रैक्ट दिया एक मलेशिया की कंपनी के साथ साझा। 2.25 लाख करोड़ दालों के सौदे में इनको मुनाफा हुआ। 2.25 लाख करोड़, क्योंकि मोदी ने अडानी का जहाज चोरों में बरता था। उसके बाद में जितने विदेशों के दौरे हुए हैं, हर एक दौरे में मोदी और अडानी और अंबानी मोदी के साथ जाते रहे। उनके साथ दोस्ती है। आप लोगों से क्या लेना है इसने? पूरी पॉलिसियों को प्रखरकर हुए कानून बनाए हुए हैं। इसलिए ये मोदी शोदी अपना नहीं हो सकता भाई साहब। जब ये अपना नहीं हो सकता, जब अपने लिए फैसले नहीं कर सकता जी, तो इसको चलता करो भाई, भगा दो इसको। कले कानून वापस नहीं, कले कानून वापस नहीं, जे भी वापस होएंगे, कानून भी वापस होएंगे और हम भी वापस करेंगे। तीनों बात इकट्ठी होगी ना भाई। जब कानून वापस होएंगे तभी तो ये सरकार वापस होगी। जब सरकार वापस होगी फिर हम वापस होंगे। जब हम वापस होंगे तो नए भारत की सरकार का नींव पत्थर टेक गया भाई। इस आंदोलन में कला खेती सेंटर को नहीं बिठाना। इस आंदोलन में हिंदुस्तान की इस कमाऊ शक्ति की इस बड़ी जमात को बचाना है। इस आंदोलन ने रोजगार को बचाना है। इस आंदोलन ने हमारे बच्चों का भविष्य बचाना है। इस आंदोलन की दाग दूर तक पड़ गई है। दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है भाई साहब, दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है। बहुत देशों के अंदर ये बात चल रही है कि विश्व व्यापार संस्था का समझौता रद्द करना चाहिए और विश्व व्यापार संस्था के समझौते के तहत कारपोरेट घरानों की लूट जारी रहेगी। कारपोरेट घराने हिंदुस्तान नहीं, विकसित मुल्क ही नहीं, विकासशील मुल्कों को हड़प कर अपने पेट में डालना चाहते हैं। हमारे बच्चों की रोटी रोटी वो अपने पेट में ले जाना चाहते हैं। ये कारपोरेट को मुनाफा देने का काम कर रहा है। ये हमारा नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, लड़ाई बड़ी है और लड़ाई बहुत अच्छी है। कभी उसको क्या बोलते हैं भाई, जिसमें ब्रेड बोलते हैं, हम तो शक्का बोलते हैं ब्रेडों का। मिश्री कितनी मीठी होती है, लेकिन उसके साथ में तेंदुली होती है कि डंडी बहुत जबरदस्त है। जो जहां पर अच्छा बार पड़ा होता है तो उसका रक्षक भी बहुत तगड़ा होता है और रक्षक के फर काटने हैं, उसके फर काट। ये जो मोदी है एक कारपोरेट का रक्षक है, उनका दल्ला है, उनका दलाल है, उनके मुनाफे के लिए बात करता है। लाल किले से भाषण देता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर 2 से लेकर 3 एकड़ तक के जो मालिक हैं उनकी परसेंटेज 80% है। आने वाले समय में उनको खुशहाल करने की नीतियां लेकर आएंगे। उनको खुशहाल करने की नीतियां लेकर आएंगे। अरे 7 साल क्या करता रहा भाई? 7 साल में जो नहीं हुआ तो अभी तेरे को याद आ गई, हम नीतियां लेकर आएंगे कि 80% होना।